तो दोस्तों स्वागत है आपका पंकज फौजी स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल टॉपिक पे। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक बच्चा जो इनिशियल स्टेज पे होता है उसको अपने घर की परिस्थिति देखते हुए या कह लीजिएगा कि एक फौज की वर्दी से उसको लगाव हो जाता है, तो किस तरह से वो मेहनत करता है उसको पाने के लिए, या कुछ कर गुजरने में जब उसके माँ बाप या उसके घर की ऐसी स्थिति होती है कि किसी भी चीज़ को पाने में असक्षम होते हैं, तो वो बच्चा खुद सोचता है कि यार किस तरह से मैं अपने घर परिवार का हेल्प करूं, फाइनेंशियली मदद करूं, और वो चाहकर भी नहीं कर पाता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल वीडियो में आपको बताने वाला हूं, एक फौजी की लाइफ के बारे में डिटेल बताऊंगा, अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा कि आप सही रास्ते पर चलते हुए आपको मैं फौजी की लाइफ के बारे में डिटेल से बताने वाला हूं। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो देखी वीडियो आपने, इसमें एक पूरी लाइफ को डिस्क्राइब कर दिया है फौजी की, किस तरह से बच्चा भर्ती होता है, फौज की तैयारी करता है, उसको पाने की कोशिश करता है, पाने के बाद उसकी अपनी शादी करता है, अपने घर परिवार में जितनी भी परेशानी होती है उसको अपने कंधे पर ले लेता है, शादी होती है, शादी के बाद किस तरह से ड्यूटी जाता है, अपने बच्चों फैमिली को छोड़ता है, फिर दूसरी तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब इस वीडियो में एक फौजी की जितनी भी लाइफ उसके एक 5-10 मिनट में, 5-10 सेकंड में उसको डिस्क्राइब कर दिया है। अगर मैं इसको अपने ऊपर लूँ और अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं स्टार्टिंग से, कि मैं स्टार्टिंग में दिल्ली में अकाउंटेंट की जॉब करता था, सीख रहा था टैली के बारे में, कुछ सीख रहा था। वहाँ पे एक एडवोकेट थे, सीए थे, उनके साथ में सीख रहा था टैली या अकाउंटिंग के बारे में। वहाँ से फिर मेरा एक क्लासमेट था जो कोचिंग कर रहा था, गांव पे कोचिंग सेंटर थे, वहाँ पे कोचिंग कर रहा था। तो वहाँ से फ़ोन आया कि उसका आईटीबीपी में सिलेक्शन हो गया है, जबकि मुझसे वो काफ़ी मतलब पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था मेरे मुकाबले, मैं उससे थोड़ा सा ठीक था। तो घर से फ़ोन आया कि उसकी जॉब लग गई है, और यार तू क्या कर रहा है, प्राइवेट में कब तक करते रहोगे। मैं प्राइवेट में इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारे घर पे उस टाइम पे इतनी अच्छी स्थिति नहीं थी, तो ना चाहते हुए भी यार कहीं ऐसा था कि यार मैं कुछ हेल्प करूं, लेकिन जब आपके पास कोई नौकरी ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते, तो आप बस बेबस की तरह देख सकते हैं कि यार मैं क्या कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते, आप लाचार होंगे। जब घर से फ़ोन आया कि उसकी नौकरी लग गई, कोई मुझे नहीं पता था कि यार आईटीबीपी में किस तरह से जाते हैं, बीएसएफ में किस तरह से जाते हैं। घर से बस सिंपली फ़ोन आया कि उस लड़के की जॉब लग गई है, तुम क्या कर रहे हो, इतना था। तो मैंने डिसाइड किया यार जब वो लग सकता है तो हम भी लग सकते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यार उसकी क्राइटेरिया क्या होती है, एज की किस तरह से होता है, या क्या क्या उसमें आता है। मैं डायरेक्ट दिल्ली में था, मुखर्जी नगर गया और मैंने डायरेक्ट एडमिशन ले लिया पैरामाउंट में। उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि यार मैंने किस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, रेलवे की कर रहा हूँ, बैंकिंग की कर रहा हूँ, एसएससी की कर रहा हूँ, पैरामिलिट्री फोर्स की कर रहा हूँ, कुछ नहीं पता। मैंने डायरेक्ट सिंपली एडमिशन ले लिया, और नीतू मैम वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाती थी, पैरामाउंट कोचिंग सेंटर था, अब तो चेंज हो गया है। उसके बाद वहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया। मेरे पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, सिर के ऊपर से निकल रहा था। तो फिर भी मैं बैठा रहा क्योंकि पैसे वो एडवांस में ले लेते हैं, तो मैंने वहाँ पर फी जो थी वो पे कर दी थी। पढ़ते रहे, कुछ समझ में आने लगा, मैंने बीच में से कोर्स बंद कर घर चला गया सीधा, कि भाई मेरे को वहाँ से जो भी छोड़ दिए। कोचिंग मैंने सोचा कि यार कोचिंग कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी नहीं हुई। मैं सीधा घर चला गया क्योंकि वहाँ से बच्चे लग रहे थे, किस तरह से लग रहे थे वो सब कुछ स्टडी करने में घर चला गया। घर पे गया और वहाँ पर कुछ टाइम मैंने वेट किया कहाँ पे कोचिंग सेंटर, क्योंकि वहाँ हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोचिंग सेंटर हैं पढ़ाई से रिलेटेड। तो हमने भी एक कोचिंग सेंटर वहाँ पे ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में सर्वाइव करना विदाउट एनी, आपके पास पैसे नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मुखर्जी नगर में। जब आप इसी को सर्वाइव करने के लिए जाते हैं अपने गांव या लोकल एरिया में जाते हैं, तो वहाँ पर आपका अपना होम टाउन होता है, अपने खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, और घर की भी आप मदद कर देते हैं, या खेत पे कोई चारा वारा लाना है, किस तरह से मार्केट कर सकते हैं। तो हम सीधे वहाँ पर चले गए, हमारे काफ़ी खर्चे जो थे वो बचने लगे, लेकिन हम डिपेंड किस पे थे, अभी भी अपने माँ बाप पे डिपेंड थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो चलता रहा, हम वहाँ पे पढ़ते रहे, उसके बाद
कुछ टाइम बाद 1-1.5 साल बाद हम वहाँ पर हम कंटिन्यू रहे, लेकिन हमने इतनी मेहनत कर ली थी कि जब वहाँ पर वीकली टेस्ट होता था तो उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे। तो जब मार्क्स अच्छे आए थे तो वहाँ पर जो टीचर थे तो उन्होंने अप्रोच किया था कि आप यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा, और पढ़ाने के एवज में वो मेरे से फीस नहीं लेते थे। और मेरा एक ही काम था, शॉर्ट हैंड मैंने सीखी थी, 60-65 का मैं शॉर्ट हैंड निकालता था, लेकिन शॉर्ट हैंड में मेरे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन चल रहा था। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि या तो यार हमें शॉर्ट हैंड करनी है या हमें मिनिस्ट्रल में जाना है या टाइपिंग करनी है। तो मैंने शॉर्ट हैंड छोड़कर ओनली टाइपिंग पे ही ध्यान दिया, टाइपिंग ही स्टार्ट की। उसी टाइम पे CRPF का नोएडा में एक सेंटर, ग्रुप सेंटर है, वहाँ पर ऐसे मिनिस्ट्रल की वैकेंसी आई थी, वो हमने दी। वहाँ पर ओनली क्वालिफाई होता था, हमने वो क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उस टाइम पे हमारी टाइपिंग इतनी अच्छी नहीं थी कि हम उसको क्वालिफाई कर दें। सबको पता है कि CRP की टाइपिंग 1 नंबर होती है, सबको पता है कि सबसे हार्ड टाइपिंग अगर किसी की होती है CRP की होती है। वहाँ पर हम फेल हो गए। तभी से हमने डिसाइड कर लिया था कि यार हमें फोकस तो एक ही करना है, या तो मिनिस्ट्रल में जाना है या स्टेनो में जाना है। तभी से डिसाइड कर लिया था कि हम मिनिस्ट्रल बनने वाले हैं। हमने तैयारी स्टार्ट कर दी और ये दर्द करने लगे थे मेरे, इतनी मैंने टाइपिंग की थी, बहुत टाइपिंग की थी, बहुत टाइपिंग की थी। चलता रहा। उसके बाद 2012 की मैं बात बता रहा हूँ, 12 से चलता रहा, और उसके बाद 2-3 जगह रिजेक्शन भी मिला, रिजेक्ट भी हुए, और घर की भी स्थिति हम देख रहे थे, हम दूसरों पे डिपेंड थे, मतलब सब कुछ मेरी नज़रों से चल रहा था। और मुझे एक नौकरी चाहिए थी, कुछ नहीं, बस मुझे एक सिंपली नौकरी चाहिए थी, और अपने घर वालों की मुझे थोड़ी सी मदद करनी थी, क्योंकि जो मैं नहीं कर पा रहा था, चाह कर भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ साधन नहीं था कमाने का। 1-2 ट्यूशन आसपास के बच्चे आ जाते थे तो 100-200-300 रुपये देते थे, उनसे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ रहा था। ठीक है, चलता रहा। उसके बाद BSF में ASI स्टेनो की आई थी, टाइपिंग में करता था, लेकिन शॉर्ट हैंड मैंने छोड़ दी थी। क्वालिफाई मैंने कर लिया था उस एग्जाम को, लेकिन मैं देने के लिए नहीं गया, क्योंकि मेरे को शॉर्ट हैंड नहीं आती थी उस टाइम पे। उसके बाद धीरे धीरे एक बार रिजेक्शन मेरे को SSB में भी हो गया था, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 2013 की वैकेंसी में ओवरवेट में मेरे को निकाल दिया था। तो काफ़ी जो बच्चे जो बोलते हैं कि SSB ज़्यादा हार्ड नहीं लेती है, तो SSB ने जो नोटिफिकेशन में निकाला है उसी को आपको भर्ती करेगी। अगर 1 इंच भी इधर से उधर हुआ, वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देगी। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं SSB को लेकर, भर्ती को लेकर, तो 2013 की में मैं रिजेक्ट हो गया था। किस तरह से हुआ था कि हम गए थे वहाँ पर, उसके बाद फिजिकल हुआ। फिजिकल में सबने बोला था कि यार चेस्ट बहुत ज़्यादा नापते हैं, क्योंकि जो पहले लग चुके थे उनसे पूछना बनता है किस तरह से हुआ था तुम्हारा, क्या कमी होती है, क्या पेशी होती है, सब कुछ उनसे पूछा। उसके बाद उन्होंने बताया कि यार जो मेन होता है उसमें आपका चेस्ट होगा, चेस्ट में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर निकलते हैं। वहाँ पर हम गए, सबको डॉक्यूमेंटेशन हुआ, और भी चीज़ें हुई जो मैंने ऑब्जर्व किया कि SSB डॉक्यूमेंटेशन में भी बहुत निकालता है। अगर पहले ऑफलाइन फॉर्म भरे गए थे, थंब इम्प्रेशन बच्चे के, कुछ बच्चे ने ऑफलाइन फॉर्म भरे थे और वहाँ पे थंब इम्प्रेशन मांगा था, बच्चों ने नहीं लगाए, उनके कॉल लेटर गए थे, लेकिन जब लास्ट टाइम पे जब वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन हो रहा था फिजिकल के टाइम पे, तो थंब इम्प्रेशन नहीं थे, तो उस टाइम पे उनको रिजेक्ट किया था ड्यू टू, मतलब एक नोटिस भी दिया था कि आप इस वजह से बाहर हो रहे हैं। तो ये सब कुछ हो गया। उसके बाद हमारा नंबर आया, रेस आई, रेस हमने क्वालिफाई कर ली। उसके बाद हाई जंप, लॉन्ग जंप, जो भी फिजिकल का था वो हमने क्वालिफाई कर लिया। चेस्ट नापा, ठीक था, वेट भी ठीक था। जब 2 रो में बैठा दिया, एक ये थे, एक दूसरी रो, हम जिस रो में थे हमसे बोले आप उठ जाइए और गेट से बाहर चले जाइए। क्यों? हमने पूछा क्यों, तो आप, उन्होंने एक रिजेक्शन लेटर दिया कि आप ड्यू टू ओवर वेट, मतलब मेरा आधा किलोग्राम या 1 किलोग्राम के आसपास वेट ज़्यादा था, मुझे बाहर कर दिया। इतना बुरा लगा, गोरखपुर से वापस आने में रिजर्वेशन था मेरा, इतना बुरा लगा था कि उस, क्या बताऊं, अब उस फील नहीं करना चाहता मैं, इतना दुख होता है उस चीज़ से। कोई नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, कंटिन्यू चलता रहा। उसके बाद उसी साल फिर SSB ने फिर वैकेंसी निकाली, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की 115 पोस्टें थी उसमें। ठीक है, पोस्टें थी, हमने फिर अप्लाई किया उसी टाइम पे, और उसके बाद हमने ऐसा, क्योंकि हम उसको सीख चुके थे, एक्सपीरियंस ले चुके थे, तो भगवान की भी कृपा थी, हमारी मेहनत थी कि हमने क्वालिफाई कर लिया और सब कुछ ठीक ठाक रहा। उसके बाद सैलरी आनी स्टार्ट हो गई, पैसे घर पर देने स्टार्ट हो गए, जो परेशानी थी वो हमने सोल्व करनी स्टार्ट कर दी घर की, और आज इस मुकाम पे हैं कि सब घर वाले भी, रिश्तेदार भी गर्व से बोलते हैं कि यार ये लड़का उसका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप रिजेक्शन से, आप कहीं पे रिजेक्ट हो रहे हैं, अपनी मेहनत और करने की ज़रूरत है। आप ये सोचिए कि मैं रिजेक्ट हो रहा हूँ तो इसका मतलब मेरी कहीं ना कहीं कमी चल रही है, मुझे और मेहनत करने की ज़रूरत है।
ये नहीं कि यार नसीब में नहीं थी या कहीं पे कुछ नहीं, अपने आप को फाइंड आउट कीजिए कि आपकी कहाँ कमी चल रही है, कहाँ कमी है, उसी चीज़ को पकड़िए। और आप कसम से बोलता हूँ, आप प्राउड करेंगे जब आप अपने फैमिली के किसी काम आएंगे या कहीं पे कोई काम फंस रहा होगा और उस काम को आप निकालेंगे, या तो फाइनेंशियली हो कि घर पे पैसे की ज़रूरत है और आप जॉब करते हैं तो ऑब्वियसली सब आप पे डिपेंड होंगे, आप पे एक आशा से देखते हैं कि यार वो मदद कर देगा, और वहाँ पर आप मदद करते हैं तो आप सोचिए कि आपके घर वाले आप पर कितना प्राउड करेंगे। अगर आपको एक नौकरी मिल गई, आप फाइनेंशियली और रेस्पेक्ट मतलब हर जगह से आप फिर संपन्न हो जाएंगे। जब आपके आस पड़ोस वाले देखते होंगे आपको और इधर उधर यार ये कुछ नहीं करता, बस घूमता रहता है ये वो, लेकिन जहाँ पर आपकी नौकरी लग गई उनका नज़रिया बदल जाएगा आपके लिए कि यार जहाँ पर आपको वो बोलते थे कि यार कुछ नहीं करता, ये तो बस फर्जी आदमी है, ऐसे ही घूमता रहता कुछ नहीं, वहीं पर वही आपकी तारीफ करते करते नहीं थकेंगे। इतना अपने बच्चों को भी आपकी मिसाल देंगे कि यार फलाने का लोंडा देख ले, कितना पढ़ता था आज वो नौकरी पे लग गया और तू कुछ नहीं करता, तू निकम्मा है। तो एक नौकरी, एक सक्सेस आपके प्रति दूसरों की जो नज़रिया है वो एकदम चेंज कर देता है। और आप ये सर्व कीजिए कि आपके घर वाले आपको लेकर कितना उत्साहित होंगे, कितना अपने आप में गर्व करेंगे, क्योंकि जब आपके माँ बाप कहीं भी जाते हैं सबसे पहले उनसे यही पूछा जाता है कि बच्चे क्या करते हैं, आपका लड़का क्या कर रहा है, तो क्या बताते हैं वो। अगर आप कहीं सक्सेस हैं, आप सरकारी नौकरी पे हैं या किसी भी अच्छी पोस्ट पे हैं, तो बड़े गर्व से सीना चोर के बोलेंगे हाँ यार मेरा लड़का तो वो है, मेरा लड़का तो आर्मी है, मेरा लड़का तो एसएसबी में, बीएसएफ में है, सीआरपीएफ में है। और वही सोचिए, सर्व कीजिए कि आप नहीं लगे कहीं पर, चल रहा है यार, हाँ देख रहे हैं चल हो जाएगा, मतलब टाल मटोल करते हैं, तो उनके दिल पे क्या बीतती होगी। सक्सेस करते रहिए, अब सक्सेस पाना है तो मेहनत करते रहिए और सक्सेस मिलेगी। ये मेरा तजर्बा है कि आप मेहनत करते रहेंगे, 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप मेहनत करते रहिए, आपको सक्सेस जरूर मिल जाएगी। और जब आप अपनी फैमिली के काम आएंगे ना, बहुत गर्व होगा, बहुत गर्व होगा कि यार चलिए मेरी वजह से मेरे माँ बाप को परेशानी नहीं उठानी पड़ रही या मैं उनके कुछ काम आ रहा हूँ। तो मेरा एक ही मूल मंत्र है कि स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और पैसा ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन परिवार एक बार टूट गया तो कभी नहीं मिलेगा। तो अपने आसपास सबको टाइम दीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, पढ़ाई को टाइम दीजिए, सबकी रेस्पेक्ट कीजिए। शरीर का कुछ नहीं पता कब छोड़ जाए, तो मेहनत करते रहिए, परिवार सबसे बड़ा है। सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।